हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, हिस्ट्री ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। और दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि आज हम इतिहास में जिनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो दक्षिण पश्चिम से शुरुआत उनकी हुई है, उनके साम्राज्य की शुरुआत हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उनसे संबंधित उनके राज्य का जो एक्सपेंशन हुआ है वो कहाँ कहाँ हुआ है, कैसे और किन किन किलों को उन्होंने जीता, तो वो उनके लाइफ से संबंधित जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं आज हम उनको मैप में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑन मैप में आज मराठा साम्राज्य की। तो ये मध्यकालीन भारत में, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जब हमने सल्तनत काल पढ़ा था तो साउथ में हमने विजयनगर साम्राज्य को देखा, पूरे उनके लोकेशंस को समझा। अब हम जब मध्यकालीन भारत में मुगलों की तरफ बढ़ते हैं तो मुगलों के साथ मराठों के संघर्ष हमको देखने को मिलते हैं। तो वो संघर्ष शुरू होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से। तो चलिए आज की हिस्ट्री ऑन मैप में उन्हीं को हम याद करते हैं। टॉपिक हिस्ट्री ऑन मैप, और इसमें हम छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी लोकेशंस को देखेंगे। शुरुआत में मैं संभवतः शिवाजी नाम शब्द का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये उस तरीके से होगा जब वो छत्रपति बनेंगे तो हम निश्चित तौर पर उनको छत्रपति की उपाधि देंगे। लेकिन क्योंकि हम शुरू से शुरू कर रहे हैं जब वो छत्रपति जिस समय शुरुआत में नहीं है, बाद में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी है, इसमें कोई ऑब्वियस बात नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। और मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अगर आपको मेरे किसी बैच के साथ जुड़ना है तो आप हमसे विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं, विरद लाइव। ठीक है, ये कोड आप कहीं पर नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में कहीं पर, डायरी में कहीं पर, क्योंकि स्टडी IQ में कुछ भी आपको परचेज करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है तो ये वो कोड है जिसपे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट की बात कर रहा था तो मैं आपको याद दिला दूं कि आप सब लोगों के पास एक बहुत सुनहरा अवसर है प्रतिज्ञा बैच से जुड़ने का। प्रतिज्ञा बैच जो है वो आपको 1000+ घंटे की लाइव क्लास देता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो वैलिडिटी है वो आप 1 साल के लिए इंक्रीज करा सकते हैं। ये इसके लिए आपको एक कंडीशन है जो क्रॉस करनी पड़ेगी, और वो बहुत इजी कंडीशन है, इतनी कोई टफ कंडीशन भी नहीं है। 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी आपको इसमें मिल जाएगी, बट यू हैव टू क्रॉस योर प्रीलिम्स। ठीक है, आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे, 2025 का टारगेटेड बैच है, 2025 का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो डेफिनेटली आपके कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर एक्सटेंड कर दी जाएगी। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको इसमें बुक्स भी अलग से परचेज नहीं करनी है। यू आर गेनिंग 18 सेट ऑफ 18 बुक्स। आपको 18 किताबों का पूरा एक प्रॉपर सेट मिल जाएगा। डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हम लोग इसमें देते हैं आपको, तो डेली आंसर राइटिंग करने को मिलेगी। ठीक है, लाइव क्लासेस में आप अपने डाउट माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर फाउंडेशन बैच आपको प्रोवाइड करेंगे। प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस आपको मिलेंगी जब प्रीलिम्स निकट आ जाएगा आपके, उसको हम लोग बोलेंगे SIP, सक्सेस इन प्रीलिम्स, जिससे कि आप अच्छी तरीके से प्रीलिम्स निकाल सकें। क्योंकि जब कंबाइंडली पढ़ रहे होते हैं तो प्रीलिम्स की बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं 2-4 महीने में। तो पूरा कंप्लीट पैकेज होगा जिसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट जिसको बोल सकते हैं, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इनका आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा, इसके अलावा इसकी PDF भी मिलेगी। जितने भी लेक्चर्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जितने भी आप लेक्चर्स यहाँ पर लाइव क्लासेस में देख रहे हैं, उन सभी लाइव क्लासेस को आप जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो ये तमाम सारी फैसिलिटीज में रहेंगी। एंड वन एंड इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी इज व्हाट, कि आप 1 ईयर की एक्सटेंशन ले सकते हैं वैलिडिटी की प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद। और इसके अलावा एक बहुत बहुत बड़ा अवसर आपके पास में है प्रतिज्ञा बैच में। वो प्रतिज्ञा आपको भी करनी है और मुझे भी करनी है। आपको ये करनी है कि आप प्रीलिम्स निकालेंगे। आपकी प्रतिज्ञा ये पूरी होने से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इसमें ये जो जितना भी फी है आपने पे किया होगा, ये फी रिफंड हो जाएगा। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये बैच आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा। जेन्यून अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली स्टडी IQ आपकी फीस वापस कर देगा। ठीक है, इसके अलावा फीस तो वापस होगी, आपका 1 ईयर वैलिडिटी एक्सटेंड होगा। इसके अलावा आपको फ्री रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी दिए जाएंगे।
ठीक है, मतलब मेंस की तैयारी के लिए आपको यहाँ दिल्ली में बुलाया जाएगा और यहाँ पर निःशुल्क, आपको कोई खर्चा नहीं करना है, बस यहाँ पर आकर के रहना है, रहना खाना पीना ये सब का खर्चा हम आपको देंगे और पढ़ने लिखने का मतलब सारा अफोर्डेबिलिटी जो है वो हम यहाँ पर अफोर्ड करेंगे आपके लिए, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। फिर हम आपको इसमें जो हमारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू भी हम इसमें आपको करवाएंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। बैच शुरू होने जा रहा है 27 जुलाई से दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो 27 जुलाई से पहले आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए एडमिशन ले लेना है और इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ यानी 27,999 में ये बैच आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो ये ज़रूर आप इसमें जुड़ें, शाम का 6 बजे का बैच है। चलिए अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम वो बाउंड्रीज ड्रॉ करेंगे जो साउथ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले साउथ इंडिया के लिए जो बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है उन बाउंड्रीज के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दक्षिण भारत का मैप बनाना इट्स नॉट अ टफ थिंग, आई थिंक आप आसानी से बना लेंगे। और मैं थोड़ा सा इसकी चौड़ाई ज़्यादा रख रहा हूँ मैप की, जिससे कि आप जो हैं वो मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोकेशंस हमको छोटे छोटे लिखने हैं जिससे कि आप इसको पहचान सकें। बड़ा सा मैप यहाँ पर हमने रखने का प्रयास किया है। तो चलिए इस मैप में जो चीज़ें हैं वो हैं और हम डिस्कशन करेंगे और शुरुआत करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। अगर आपको मालूम है उनका जन्म, तो जन्म के वर्ष को लेकर के और दिन को लेकर के थोड़े अलग अलग लोगों में अलग अलग मत हैं। वैसे अमूमन 20 अप्रैल 1627 में उनका जन्म माना जाता है। पूना के उत्तर में एक जगह पड़ती है जुन्नार नगर। तो उसी जुन्नार नगर में एक शिवनेर दुर्ग हुआ करता था, उसी शिवनेर दुर्ग में उनका जन्म होता है। तो ये पूना जो है तकरीबन आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, डिफरेंट कलर से मैं लिख दूंगा अलग अलग, जिससे आप पहचान सकेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये आपका यहाँ कहीं पर पूना है, इस जगह पर पूना से थोड़ा सा ऊपर ही यहाँ पे कहीं पे आपको जुन्नार देखने को मिलेगा, जुन्नार जगह मिलेगा। और इसी में ही आप मतलब जुन्नार के बगल में ही आप लिख सकते हैं शिवनेर दुर्ग। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? शिवनेर दुर्ग। देखिए कोई ये सोचे कि सर बहुत छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है, तो यार आपको फ़ोन की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस हैं तो आपको वहाँ पर ये छोटा छोटा ही लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं भी छोटा छोटा ही लिख रहा हूँ। वैसे आपको PDF मिल जाएगी तो आप आसानी से इसको देख लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो हो गई एक बात जुन्नार दुर्ग की। पिता जो हैं इनके शाहजी भोसले थे और इनकी माता जी का नाम आपको मालूम है श्रीमती जीजाबाई थी। तो जो पिताजी हैं जीजाबाई जी जो हैं, जीजाबाई ये देवगिरी के एक जागीरदार हुआ करते थे यादव राय, उनकी बेटी थी। तो देवगिरी आपको यहाँ कहीं देवगिरी आपको देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि ये देवगिरी है, देवगिरी, तो यहां से ये बिलोंग करती थी, ये मैंने आपको बताया। एक मिनट में थोड़ा सा पेन का साइज सेट कर रहा हूं। हाँ, तो देवगिरी जो है इससे बिलोंग करते थे। और अगर हम पिता की बात करें, शाहजी भोसले की बात करें, तो ये मतलब न केवल अहमदनगर के राज्य में उनको पावर प्राप्त थी, बल्कि बहुत सारे मतलब और भी अवसर थे, जिसमें जैसे बीजापुर राज्य में उन्हें एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद मिला हुआ था। तो अहमदनगर राज्य में उनको पावर है, बीजापुर राज्य में एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त है। अहमदनगर की बात करेंगे तो यहीं पर कहीं पर आप अहमदनगर देख सकते हैं, अहमदनगर। ठीक है, बीजापुर का ये पूरा का पूरा इलाका आता है, मान सकते हैं कि यहाँ पर बीजापुर है, तो बीजापुर का इलाका ये पूरा इधर की ओर बीजापुर का इलाका आता है, इधर की ओर ऊपर की ओर उत्तर में आपका ये अहमदनगर का इलाका आता है, इधर बीजापुर का इलाका आता है, इधर गोलकुंडा का इलाका आ जाएगा, अलग अलग तरीके से, है ना। तो यहाँ की भी बहुत सारी प्रतिष्ठित पद उनको मिले थे। शाहजी ने आगे चल करके एक और स्त्री से विवाह किया जिनका नाम था तुकाबाई मोहिते, और फिर उन्हें जो है अलग रहना पड़ा, यानी जीजाबाई शिवाजी के साथ में वो अलग रहने लगी। हालांकि पिताजी ने उनकी देखभाल करी है, खूब करी है। उनके एक भरोसेमंद सहयोगी हैं दादाजी कोंडदेव, उनका संरक्षण जो है वो शिवाजी को मिला है। उनके संरक्षण में वो देखभाल करते हैं, शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छे से अन्य चीज़ों की उनको सलाह देते हैं इत्यादि। शिवाजी जब 12 साल के हुए होंगे तो उनको अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हुई थी।
तो पूना यही वाला इलाका है। पूना की जागीरदारी जो है शिवाजी को 12 वर्ष की अवस्था में मिल गई थी, अपने पिताजी से ही मिल गई थी। और उन्होंने आगे चल करके एक विवाह भी किया। शिवाजी की एक पत्नी हुई जिनका नाम हुआ साईबाई निम्बालकर, आप लोगों को मालूम होगा। और शुरुआती क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो छत्रपति शिवाजी का इधरी वाला जो इलाका है, जिसको हम लोग मावली प्रदेश जिसको बोल सकते हैं, मावली प्रदेश या मावल प्रदेश जिसको बोलते हैं, वो मावल प्रदेश में वहां पर अपना शासन एक्सटेंड करते हैं। हिंदू राज्य की स्थापना का उनका उद्देश्य हो जाता है। हिंदू राज्य की स्थापना का उद्देश्य का यहाँ पर ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम जो शासक हैं उनसे शत्रुता रखेंगे। शत्रुता या युद्ध जो आपको दिखते हैं वो सिर्फ इसलिए दिखते हैं कि हमारे राज्य के ऊपर अगर थ्रेटन है तो हमें युद्ध करना होगा। अदरवाइज उन्होंने कभी भी किसी मुस्लिम स्त्री या किसी मुस्लिम शासक या किसी का अपमान करने की इसी बात उन्होंने नहीं सोची। इनफैक्ट एक किस्सा आपको याद होगा कि वो एक बार जब पुरंदर की संधि हुई तो छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा भी गए थे। तो वो चाहते हैं कि मतलब युद्ध ना हो, बट ये है कि साउथ में हमारा अगर हमको एक्सटेंशन करना है तो हमें करने दिया जाए, उसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो। तुम अपना अलग जियो, हम अपना अलग जिए, न तुम हमसे लड़ो ना हम तुमसे लड़ें, वो वाला हिसाब किताब है। लेकिन जहां क्लैशेस हो रहे हैं वहां तो युद्ध होंगे ही होंगे। कुछ उस तरीके की चीजें हमको देखने को मिली। तो शिवाजी 20 साल के हुए 1647 के आसपास अगर आप देखेंगे तो जो कोंडदेव हैं, कोंडदेव जी की कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई है, शायद 1643 के आसपास। तो तकरीबन जब छत्रपति शिवाजी जो हैं वो 20 वर्ष के आसपास के होते हैं तो उस समय उन्होंने बीजापुर से सिंहगढ़ का किला जीत लिया है। तो जो सिंहगढ़ का किला है वो यहीं कहीं पर थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे, इस जगह पर कहीं पर आपको सिंहगढ़ का किला देखने को मिलेगा। सिंहगढ़ लिख दे रहा हूं, सिंहगढ़। तो सिंहगढ़ का जो किला है वो बीजापुर के अंतर्गत ही आ रहा है, आपको मैं ये दिखा रहा हूं बेसिकली। तो सिंहगढ़ का किला जो है उन्होंने जीत लिया है। फिर धीरे धीरे करके कई सारे प्रदेश उन्होंने जीतने शुरू किए हैं। जैसे उन्होंने चाकन जीत लिया है, यहीं कहीं पर आप देखेंगे छोटा सा इलाका आपको चाकन का देखने को मिलेगा, चाकन, ठीक है। चाकन उन्होंने जीत लिया है। यहीं कहीं पर उनको एक छोटा सा और किला देखने को मिलता है, बारामती पे एक किला हुआ करता था, तो उन्होंने बारामती का किला वगैरह जो है वो जीत लिया है। इसके अलावा पुरंदर यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, पुरंदर को उन्होंने जीता है। इसके अलावा आप मतलब इधर के छोटे छोटे एक बहुत ही क्या नाम है, तोरना एक नाम आपको देखने को मिलेगा। तो उन्होंने तोरना फोर्ट भी यहाँ पर जीता है। यहाँ पर तोरना फोर्ट आपको देखने को मिलेगा, तोरना फोर्ट। तो उन्होंने तोरना फोर्ट भी जीता इसी दौरान ये सारा। इसके अलावा सूपा जो जगह है, पूना और सूपा भी यहाँ पे एक जगह आपको देखने को मिलेगी, सूपा, ठीक है। तो पूना है, सूपा है, इन सब जगहों का उन्होंने जो धीरे धीरे करके हिस्सा जो है वो अपने निगरानी में करना जो है उन्होंने प्राप्त करना शुरू कर दिया। चाकन जीत लिया है, पुरंदर जीत लिया है, बारामती जीत लिया, तोना जीत लिया, सूपा उन्होंने जीता। रायरी कहा जाता था एक जगह, जो बाद में जाकर के रायगढ़ जो उनकी राजधानी बनती है, तो रायरी भी उन्होंने यहीं पर जीता हुआ है, इसी जगह पर सिंहगढ़ के थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे किले उन्होंने जीते हैं। 1648 में नीलकंठ जो हुआ करते थे उनसे ये पुरंदर का किला जीता था, तो पुरंदर जो है वो इनके पास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में आपको यहाँ पर शुरुआत में प्राप्त करते हुए देखने को मिलेंगी। तो ये सब उनकी प्रारंभिक विजय हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई हैं। यानी अगर आप चाहें तो इसको अलग से लिख सकते हैं, उनकी प्रारंभिक विजयों में क्या क्या चीजें आएंगी। प्रारंभिक विजयों में आप मतलब वही पूना की जागीर तो इनको मिली है। अब ये तो स्वयं इनको जागीर मिली थी अपने पिता से ही, तो ये तो एक अलग बात हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे सूपा है, पूना है, सूपा है, बारामती है, तोरना है, चाकन है ना, चाकन दुर्ग है। इसके अलावा रायरी है जिसको आगे चल करके रायगढ़ कहेंगे, तो वो वाला इलाका है। तो ये कुछ इलाके जो हैं उनको जीतने को मिले हैं।
पुरंदर आप एक इंपॉर्टेंट नाम आप देख सकते हैं। तो ये सब कुछ इलाके हैं जो उन्होंने जीते हैं। यहीं पर लोहागढ़ भी है, तो लोहागढ़ भी उन्होंने जीता था। फिर 25 जनवरी 1656 एक बहुत ही महत्वपूर्ण विजय होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जावाली या जावली विजय। 1656 में उन्होंने जावली पर जो है वो विजय प्राप्त करी है। यहीं पर आपको एक जावली भी फोर्ट देखने को मिलेगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं जावली फोर्ट। तो ये जावली फोर्ट भी आपको यहां पर देखने को मिला है जो इन्होंने जीता है। चंद्रराव करके वहां पे शासक हुआ करते थे, उसको बीजापुर में मिला लिया था, लेकिन इसको इन्होंने जीत लिया। अब इसी जावली के दक्षिण पश्चिम की ओर काफी ज्यादा विस्तार उन्होंने किया। फिर आगे चल करके कुछ और मुगल शासकों के इलाके हुआ करते थे, उनके साथ संघर्ष उनको देखने को मिलते हैं। 1657 में मुगलों से सामना होता है। औरंगजेब बीजापुर पर हमला करता है, और बीजापुर पर जब हमला करता है तो बीजापुर, देखिए अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि शिवाजी के समय में बीजापुर जो है उनसे आपको शत्रुता सी देखने को मिलती है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि बीजापुर में जो सुल्तानशाही है वो इनके राज्यों के ऊपर कब्जा करे या इनको एक्सपेंड करने से रोके। लेकिन जब वो देखेंगे कि नॉर्थ से मुगल शासक आकर के बीजापुर के ऊपर हमला करते हैं तो वो बीजापुर की उस समय सहायता करेंगे। तो जब 1657 में मुगलों ने आक्रमण किया है बीजापुर के ऊपर, तो औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी ने बीजापुर की सहायता करी है। इसी बीजापुर की सहायता करी है उन्होंने। मुगलों के फिर दक्षिण पश्चिम भाग पर कई जगहों पर उन्होंने आक्रमण किया। जुन्नार वगैरह जो इलाका है, जुन्नार का जो इलाका हुआ करता था, उसको उन्होंने लूट लिया है, प्राप्त कर लिया। वहां से बहुत सारे धन संपदा प्राप्त करी है। बीजापुर में आगे चल करके मुगलों के साथ लेकिन संधि हो जाती है। जिस बीजापुर के लिए उन्होंने मुगलों से मतलब युद्ध करने का सोचा है, वही बीजापुर जो है आगे चल करके मुगलों से संधि कर लेता है, और दोनों ने मिलजुल करके आक्रमण करने का वहां पर प्रयास किया। मुगलों में फिर आगे चल करके, चूंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। तो उत्तराधिकार के युद्ध के समय में भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने तमाम सारे हिस्से जो है वो जीते हैं। कोंकण वाला वगैरह का जो इलाका है, ये वाला पूरा इलाका आपका कोंकण इलाका कहलाता है। इधर वाला ये कोंकण का जो इलाका है वो उन्होंने जीता है। उनमें बहुत सारे छोटे छोटे किले जो है उन्होंने जीत करके अपने हिस्से में मिला लिए थे। इसके अलावा बीजापुर जो है उसको मुगलों की सत्ता से मुक्त कराया, या हम यूं कह सकते हैं कि बीजापुर स्वयं जो है मुगलों की सत्ता से मुक्त हुआ, और मुक्त होकर के वो शिवाजी को दबाने का प्रयास करने लगता है। शिवाजी को दबाने का इसलिए प्रयास कर रहा है बीजापुर, क्योंकि शिवाजी जो हैं वो अपने राज्य का एक्सपेंशन तेजी से कर रहे हैं, और वो बीजापुर के सामने बिल्कुल झुक नहीं रहे। तो बीजापुर को ये जो नवोदित मराठा साम्राज्य है, इससे खतरा महसूस होना शुरू हो जाता है। और इसी खतरे में एक आपने बहुत ही विशेष घटना सुनी होगी, अफजल खान जो हैं वो भेजे जाते हैं शिवाजी से, मतलब शिवाजी को पराजित करने के लिए या शिवाजी को कैद करने के लिए। अफजल खान घमंड से भरा हुआ है, वो तकरीबन 10,000 घुड़सवार लेकर के वो छत्रपति शिवाजी की तरफ चलता है। रास्ते में जो तमाम सारे मंदिर वगैरह पड़ते हैं उन सबको वो तोड़ ताड़ देता है। एक जगह पड़ती है वाई नामक एक जगह है, वहां पर वो रुकता है। तो आपको यहीं कहीं वाई देखने को मिलेगा। वाई नामक एक जगह है जहां पर ये जो ये बीजापुर से क्या नाम है, अफजल खान जो है वो चल रहा है वो। तो अफजल खान जो है, अफजल खान का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, ठीक है। तो ये अफजल खान जो है ये आगे की ओर चलता है, रास्ते में बहुत सारे अत्याचार करते हुए वाई पे रुकते हैं। वहां पर ये एक कृष्णजी भास्कर नाम के एक दूत को शिवाजी से मिलने के लिए भेजते हैं। शिवाजी दूत से रहस्य को जान लेते हैं, क्योंकि बहुत चतुराई से बात करना छत्रपति शिवाजी को आता है। तो उन्होंने उनसे भेद जान लिया है, और फिर शिवाजी ने अपना एक दूत भेजा है जिसका नाम है गोपीनाथ। तो गोपीनाथ से वो ये कहलवाते हैं कि उसे बोल दो जाकर के कि छत्रपति बहुत डर गए हैं, मतलब शिवाजी जो है वो बहुत डर गए हैं और वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर भाई केवल दो अपने अपने गार्ड्स जो है वो लेकर के आएंगे, सेना वगैरह ना लेकर के आएँ, और हम आपसे मित्रता करने के लिए तैयार हैं, ऐसा करके। तो जगह उन्होंने बताई कि प्रतापगढ़ के पास में हम लोग मिलेंगे। तो प्रतापगढ़ के पास में एक वार नामक प्लेस हुआ करता था, ठीक है। प्रतापगढ़ के पास में
एक वार नामक प्लेस हुआ करता। तो मान के चलिए यहीं पे कहीं पर ये प्रतापगढ़ का इलाका है, ठीक है, यहीं कहीं पर ये प्रतापगढ़ का इलाका है, यहीं पर प्रतापगढ़ के पास में वार नामक एक जगह हुआ करती थी। तो अफजल खान जो है वो वार प्रतापगढ़ के पास में शिवाजी से मिलने जाएगा। ये शिवाजी से मिलने के बहाने उन्हें कैद करना चाहता है, इनफैक्ट उनकी हत्या कर देना चाहता है, इस इरादे से मिलना चाह रहा है। और जैसे ही ये इरादा पता चलता है छत्रपति शिवाजी को, वो फुर्ती दिखाते हैं और उन्होंने बगनखा घोंप करके अफजल खान का वध कर दिया है। तो ये प्लेस जो है आपको ध्यान रखना है, ये घटना याद रखनी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 1660 के आसपास मुगल सूबेदार एक हुआ करते थे, शाइस्ता खां। जब औरंगजेब को इस तरीके की चीजें पता चली कि वो उनका पावर साउथ में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो शाइस्ता खान को भेजा जाता है उनको कंट्रोल करने के लिए। और शाइस्ता खान आगे जाकर के बीजापुर से हाथ मिला लेता है, और हाथ मिलाने के बाद यहाँ के कई सारे प्लेसेस हैं, जैसे पूना है, चाकन है, कल्याण है, ये वाले जो इलाके हैं, इन इलाकों को जो शाइस्ता खान ये बंगाल की तरफ से आया था, ये इनका मामा है औरंगजेब का, ये कुछ इलाके जो है वो छीन लेते हैं इनसे। तो इसमें यहां कहीं आपको कल्याण भी देखने को मिलेगा, कल्याण ये वाला जो इलाका है ये भी कैप्चर कर लिया जाता है। चाकन जो है, जो मैंने आपको यहां पर बताया था, ये इनसे छीन लिया जाता है। पूना जो है वो भी निकल जाता है शिवाजी के हाथ से। ऐसे कई जगह उनके हाथ से निकल जाते हैं, शाइस्ता खां को विजय मिलती है इसमें। फिर शाइस्ता खां पूना में रुकता है, बारिश का समय है। छत्रपति को जब पता चलता है कि ये वहां पर रुका हुआ है, तो ये अपने 400 सिपाहियों के साथ में एक बाराती के वेश में वहां पर जाते हैं, किले के अंदर प्रवेश करते हैं और हमला कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले से शाइस्ता खान बहुत घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, और जो शाइस्ता है वो भागने का प्रयास करता है, लेकिन छत्रपति ने एक वार किया और उसका अंगूठा कट करके गिर गया। हालांकि वो मरा नहीं, उसका बेटा जो है वो मारा गया। तो ये करीब अप्रैल 1663 की बात है। अप्रैल 1663 में ये घटना घटी। 1664 में फिर इन्होंने क्या किया, छत्रपति ने 1664 में छत्रपति ने क्या किया, आगे चल करके सूरत पर हमला किया। सूरत में बहुत सारे अमीर व्यापारी हुआ करते थे, तो उनसे वो धन संपदा यहाँ से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ये बड़े बेईमान टाइप के विदेशी और देशी व्यापारी हैं, तो इनको इन्होंने लूट करके अपना खजाना भरने का प्रयास किया, और उसी खजाने से डेफिनेटली आगे उसका जो है वो सदुपयोग करते हैं, वो बांट भी देते हैं कई जगहों पर। मतलब चोरों को लूटना कौन सी लूट कहलाएगी, सिंपल सी बात है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। 1665 में जब देखेंगे कि इस तरीके से छत्रपति को नहीं रोका जा रहा है, तो औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा है। जयसिंह 1665 में एक बड़ी राजपूताना सेना लेकर के और मुगल सेना लेकर के दक्षिण की ओर चलता है, और वो धीरे धीरे करके शिवाजी के कई सारे किलों पर जीतते हुए अंततः उन्हें पुरंदर के किले में घेर लेता है। तो यहीं पर पुरंदर का किला है, ये आप देख रहे हैं पुरंदर का किला। तो जो जयसिंह आएगा, जयसिंह जो आगे आएगा, वो जयसिंह जो है वो इन्हें पुरंदर के किले में शिवाजी को घेरा, शिवाजी को घेरा। हालांकि शिवाजी ने यहां पर भी जी जान से युद्ध किया, लेकिन अंत में जब उन्हें लगा कि अब शायद बात नहीं बन पाएगी, तो फिर 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हो जाती है। 1665 में यहीं पर आपको पुरंदर की संधि आपको देखने को मिलेगी, जिसमें उनके हाथ में आने वाले जो 23 किले हैं वो उनके हाथ से निकल जाते हैं। 12 किले ही हैं जो आसपास छत्रपति शिवाजी के पास में रह जाते हैं। तो ये एक हिस्सा है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर उनको काफी लॉस क्योंकि हो रहा होता है, इसलिए तो मतलब लॉस तो है ही, क्योंकि काफी सारे किले जो है वो हाथ से निकल जाते हैं। 1666 में शिवाजी इन्हीं सब शर्तों के अकॉर्डिंग आगरा जाते हैं। अब आगरा यहाँ पर मैंने नहीं बनाया, नॉर्थ में आपको आगरा मालूम ही है, यमुना नदी के किनारे। ये आगरा जाते हैं और दक्षिण के मुगल प्रदेश की सूबेदारी और जंजीरा का टापू प्राप्त होने की उनको जो है इसमें आशा है, या उन्हें शर्त है इस तरीके की, हम वहां पर मिलेंगे तो ये सारी चीजें हमें संभवतः मिल जाएंगी। और जयसिंह ने और उसके बेटे ने आश्वासन भी दिया है कि आप चलिए, आपको सुरक्षित रखा जाएगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी। छत्रपति जो है वो गए हैं क्या नाम है, औरंगजेब के दरबार में, लेकिन वहां पर यथोचित सम्मान नहीं हुआ। उन्हें 5 हज़ारी मनसब के
जो लाइन है उसमें खड़ा होने के लिए कहा गया, तो वो निकल जाते हैं वहां से दरबार से। तो ये सब घटना वहां घटित होती है और इसी चीजों को देख करके औरंगजेब जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को उस समय आगरा के जयपुर भवन में नजरबंद करा देता है। लेकिन छत्रपति वहां से ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए वहां से वो भाग निकलते हैं, एक टोकरी में स्वयं को बचा करके भाग निकलते हैं और फाइनली 1666 में वो फिर वापस आ जाते हैं। तो 1666 में वो आगरा गए, लेकिन सितंबर 1666 में वो रायगढ़ वापस आ जाते हैं। और इस तरीके से क्योंकि छत्रपति जो शिवाजी महाराज हैं उनकी शर्तें जो हैं वो नहीं मानी हैं औरंगजेब ने, या औरंगजेब ने एक तरीके से धोखाधड़ी करी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब आगे चल करके पुरंदर की संधि का कोई विशेष अस्तित्व तो रह नहीं गया। सो जब वो 1670 में ठीक ठाक तरीके से अपनी पोजीशन ठीक कर लेते हैं तो फिर से युद्ध करते हैं और बहुत सारे किले जो उनके हाथ से निकल गए थे वो उन्होंने जीतना शुरू कर दिया है। इसी दौरान एक किला है जो इनके खास सेनापति हैं नानाजी, उन्होंने कोंगना का किला जीत लिया है। तो ये कोंगना का किला जो है वो तकरीबन इसी 1670 के आसपास जीता जाता है। तो कोंगना का जो किला है, अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ कि कोंगना किले की बात बताऊं, तो कोंगना किला, कोंगना या कोंगड़ा ऐसे करके रहता है किला, ये किला जीता है और यही किला जो है ये सिंगड़ के नाम से जाना जाएगा। इसी को हम लोग सिंगड़ के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पर ये सिंगड़ लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, या सिंगड़, ठीक है। तो ये वही कोंगना का किला है, इसी को आप, मैं सिर्फ को लिख करके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोंगना का किला ये आपको देखने को मिलता है जो इनके पास आ जाता है। इसी दौरान उन्होंने 1670 में दोबारा 1670 में उन्होंने फिर से सूरत पर आक्रमण किया और फिर से वहां से काफी बड़ी धन संपदा अर्जित करी 1670 में। इसके अलावा उसी दौरान कई सारे और क्षेत्र हैं जो उनके हाथ में लगते हैं, जैसे बरार का इलाका है, बगलाना का इलाका है। तो आप यहां पर बगलाना देखने को मिलेगा, बगलाना है। इधर जो है आपको बरार वाला इलाका देखने को मिलेगा, बरार क्षेत्र जो है वो देखने को मिलेगा, वो उन्होंने जीत लिया है। और साथ ही साथ ये वाले जो इलाके हैं उसमें खानदेश वाला इलाका भी है, उन्होंने जीता है। यहाँ पे कहीं पे खानदेश है, खानदेश, आप यहाँ पे खानदेश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर खानदेश वाला जो इलाका है वो भी उन्होंने जीता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि साल्हेर और मुल्हेर, ये दो अगल बगल के सिटीज हैं जो बगलाना के उत्तर की ओर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर साल्हेर या सल्हेर आप कह सकते हैं, और मुल्हेर। तो साल्हेर और मुल्हेर ये इलाका जो है वो भी उन्होंने जीता हुआ है, वो भी उन्होंने इसी दौरान मतलब और गेनिंग करी है और अपना राज्य विस्तार किया है। कोंकण के कई इलाके हैं, जवाहर नगर है, रामनगर है, कोंकण वाले इलाके में पश्चिमी तट की तरफ उन्होंने वो जीते हैं। 1672 के आसपास आप देखेंगे उन्होंने पन्हाला को जीत लिया। तो पन्हाला यहाँ कहीं आपको देखने को मिलेगा साउथ में, ठीक है। यहाँ पे पन्हाला, यहाँ पे उन्होंने क्या जीत लिया है, पन्हाला। पन्हाला ये 1670 के आसपास उन्होंने पन्हाला को जीता। पन्हाला भी बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहीं पर आपको सतारा देखने को मिलेगा, इसी जगह पर ये सतारा जीत लिया उन्होंने। पुरली जीता, पुरली लिखा रहता है, कहीं कहीं परली लिखा रहता है, तो पुरली या परली वाला जो इलाका है वो सारे हिस्से उन्होंने जीत लिए। और फिर फाइनली जब ये बड़ा सा उन्होंने राज्य जीता है, बड़ा सा राज्य अपना बना लिया है तकरीबन ठीक ठाक तरीके का, तब उन्होंने जून 1764, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जून 1764 में उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और राज्याभिषेक कराते समय फिर उन्होंने उपाधि ली है छत्रपति की। तब वो छत्रपति शिवाजी महाराज, अब वो एक छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में एक लीगल राजा के तौर पर वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिए। अभी तो सरदार की तरह थे अभी तक अगर देखा जाए तो अब वो एक लीगल राजा की तरह हैं। राजस्व व्यवस्था होगी उनकी प्रॉपर, ईच एंड एवरीथिंग जैसे होती है वो सब चीज मेंटेन की जाएगी। काशी के एक विद्वान पंडित हुआ करते थे श्री गंगा भट्ट, उन्होंने इनका राज्याभिषेक कराया था। छत्रपति की उपाधि धारण करी। रायगढ़ को जो रायरा मैंने आपको यहां पर लिखाया था, कहीं पर लिखा था शायद, ये रायरी जो है इसको इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो बना लिया है फाइनली। लेकिन ये खुशी का माहौल बहुत दिन नहीं बना।
हालांकि इसमें बहुत सारा उन्होंने दान वगैरह किया, सब कुछ किया, परंतु 12 दिन बाद जो है उनकी माता जी का देहावसान हो गया। इसके बाद उन्होंने इसे एक अपशकुन की तरह देखा कि शायद राज्याभिषेक ठीक तरीके से नहीं हुआ जो भी, तो उसके बाद उन्होंने एक बार दोबारा फिर से राज्याभिषेक करवाया था। 1667-68 में छत्रपति ने पूर्वी कर्नाटक के हिस्से पे आक्रमण करके फिर से एक्सपेंशन करना शुरू किया और मुगल सूबेदार हुआ करते थे बहादुर खान, उनसे जो है समझौता किया। ठीक है, मुगल सूबेदार हुआ करते थे बहादुर खान, उनसे क्या किया, समझौता किया। गोलकुंडा वाला जो इलाका है, गोलकुंडा में मदन्ना की उन्होंने सहायता ली है। गोलकुंडा का मुख्यमंत्री हुआ करता था मदन्ना, उससे भी उन्होंने संधि करी है और कर्नाटक के कई सारे हिस्से उन्होंने जीत लिए। तो कर्नाटक के प्रदेश में एक हिस्सा बहुत आया करता था जो उनके दक्षिण की राजधानी भी आगे चल करके बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं जिंजी। तो वहां पर उन्होंने जिंजी को जीता है। किसको जीता है? जिंजी को। वहां पर उन्होंने क्या जीत लिया? जिंजी को जीता। जिंजी का किला जो है उन्होंने प्राप्त कर लिया और ये आगे चल करके दक्षिण की राजधानी बन के बना। यहीं से उन्होंने बेलूर का किला भी प्राप्त किया। यहीं पर आपको बेलूर का किला भी आपको देखने को मिलेगा, बेलूर फोर्ट। तो बेलूर का किला भी उन्होंने यहीं से जीत लिया है, दक्षिण में ये भी हिस्सा उनको प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि तुंगभद्रा से लेकर के, तुंगभद्रा नदी में आपको यहां पर बना करके दिखा देता हूं। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर जो है, सपोज ये तुंगभद्रा जा रही है, कृष्णा की सहायक नदी है, क्या नाम है, ये तुंगभद्रा हमने आपको कल या पिछले क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था। और साउथ में कावेरी नदी जाती है। तो कावेरी नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो इलाका है, ये वाला जो मान लेते हैं कि इधर से कहीं से कावेरी नदी जा रही है, ये इसके तमाम सारे ब्रांचेस हैं, इसके भी ये आगे चल करके कृष्णा नदी से मिल जाती है। यहाँ कहीं पर इधर से कृष्णा नदी आ रही है तो कृष्णा नदी से मिल जाती है। तो ये जो इलाका है, इस तरफ तक का इलाका, वो उन्होंने जीत लिया है। इसमें उन्होंने बेलारी प्रदेश एक पड़ता है, बेलारी प्रांत यहाँ पे पड़ता है, तो उन्होंने बेलारी भी जीता है। बेलारी को प्राप्त कर लिया है। साउथ में आप देखेंगे तो उनका एक्सटेंशन कारबार तक जाता है। कारबार तक आपको यहां पर भी एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। कई इलाके हैं जो उन्होंने यहां के जीत लिए हैं। तो साउथ में भी उनका कुछ एक्सटेंशन रहा। उत्तर में अगर आप देखेंगे तो रामनगर के हिस्से हैं वो उन्होंने जीते हैं। दक्षिण में कारबार तक के हिस्से जीते हैं। पूर्व में आप देखेंगे बगलाना वगैरह का जो हिस्सा है वो जीत लिया उन्होंने। खानदेश बरार में भी कुछ हिस्से उन्होंने जीते हुए हैं। तकरीबन आधा नासिक का हिस्सा उनके पास में आ चुका है। सतारा है, पूना है, मैसूर का उत्तर का भाग जो है और पूर्वी भाग जो है वो उनके पास में है। बेलारी है। आरकाट का जो रीजन पड़ता है वहां पर वो आरकाट का रीजन है। और इस तरीके के कई सारे जो प्रोविंसेस हैं वो उनके पास में आती है। जंजीरा का एक फोर्ट आपको देखने को मिलेगा। जंजीरा फोर्ट क्या है? वो एक तरीके से यहाँ पर कहीं पर एक टापू है जंजीरा। तो जंजीरा टापू जो है, जंजीरा टापू जो है वो भी उन्होंने जीता है। ऐसे करके कई सारे इलाके उन्होंने जीते हैं, है ना। बहुत सारे महत्वपूर्ण इलाके मैंने लिख दिए, बहुत सारे नहीं भी लिखे होंगे, बट इतना काफी काम का है शायद आपका, आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, राइट। तो ये था छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा लोकेशन जो मैंने आपको यहाँ पर कवर करके दिया है। तो आप ओवरऑल अगर आप देखें तो लगभग आप जो है इसमें ये सब जो हिस्से हैं ये तकरीबन आप देखेंगे कि इस तरीके का जो इलाका है वो इनके पास में, छत्रपति शिवाजी के महाराज के पास में इधर का रहता है। इसके अलावा यहाँ के कुछ रीजन हैं, यहाँ के कुछ रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग जगहों पर उनके थोड़े मतलब साउथ में कुछ इस तरीके का और यहाँ पर इस तरीके के एक्सटेंशन जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरीके के एक्सटेंशन जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको ऑलमोस्ट मैंने जगहें जो है वो यहाँ की बता दी हैं। डेफिनेटली आपको ये सारी जगहें जो है वो याद हो गई होंगी या आपने इसको समझ लिया होगा। डेफिनेटली आप उसको अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। बाय द वे, आपको ये हिस्ट्री ऑन मैप का कार्यक्रम कैसा लगा? और इस तरीके की जो डिटेल है ये तो मैंने आपको केवल प्लेसेस दिखाए हैं, लेकिन आप सोचिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक शानदार तरीके का आपको पूरा सेशन देखने को मिले, उसमें आप उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर सकें। डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप प्रॉपर एक बैच ज्वाइन करो, है ना। इसमें आपका एक अनुशासन बनता है, लिमिटेड टाइम में आप चीज़ों को कवर करते हैं, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। मतलब अगर आप यूपीएससी सीरियसली क्लियर करना चाहते हैं
और अगर आपके पास में कुछ आर्थिक तंगी भी है, संकट भी है, तो आप सोचिए कि आप फ्री में बैच पढ़ते हैं, उसके लिए बस आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, आपका वो पैसा वापस हो जाएगा। तो पैसे गए नहीं, आपने किसी भी तरीके से जुगाड़ करके, जोड़ करके अपने लिए, लोग पढ़ाई के लिए, अपनी दूसरी आवश्यकताओं के लिए पैसे जोड़ करके रखते हैं, हम लोग भी रखते थे। तो अगर आपने उस तरीके के पैसे रखे हैं तो वो खराब नहीं होने वाले। सबसे बड़ी बात तो ये, वो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो आप उस बैच से जुड़िए जो कि प्रतिज्ञा बैच के नाम से यहाँ पर जाना जा रहा है। इसके लिए आप विरध लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, आप मुझसे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और एडमिशन लेने समय और लेने के बाद भी आप मुझे मेरे इस इंस्टाग्राम पर, ठीक है, मुझे जरूर बता दें, अथवा आप मुझे यहां पर इन्फॉर्म कर दें, ठीक है, virat.dubey@studiiq.com पर। तो मेरा ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ भी आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पीडीएफ जो है वो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइएगा तो लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही इस बैच की भी लिंक दी हुई है। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, एडमिशन लेने से पहले जब आप एडमिशन ले चाहे ना ले, लेकिन एक छोटा सा काम करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर जाइए, वहां पर कोर्स का लिंक दिया है, लिंक में विरध लाइव कोड डाल करके देखिए। कई बार ऐसा होता है कि मेरे कोड्स पे हिडन डिस्काउंट्स भी रहते हैं, तो आप ये कोड डाल करके देखोगे ना, तो हो सकता है कि 27,999 के बजाय और कम में भी मिल रहा हो। तो एक बार चेक कर लीजिए, चेक करके मुझे बताइए कि क्या 27,999 में मिल रहा है या फिर इससे कम में भी आपको मिल रहा है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको ये फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, आप इसमें ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। लेने के बाद मुझे कंफर्म कर दीजिएगा मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आईडी पर। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।